हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे सिकल सेल डिजीज के बारे में। तो सिकल सेल डिजीज का जो हमारा एस है ना, इस एस से हमारी बहुत सारी चीजें यहाँ पे रिपीट होती है। तो जो जो चीजें हमारी एस से यहाँ पे रिपीट होगी हम उसको अंडरलाइन करते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सिकल सेल डिजीज हमारी क्या होती है? सिकल सेल डिजीज हमारी एक क्वालिटेटिव डिजीज होती है ना। क्या होता है? क्वालिटेटिव डिफेक्ट होता है। ऐसे ही जब हमने थैलेसीमिया पढ़ा था तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा क्या था? वो क्वांटिटी का डिफेक्ट था, है ना। और ये हमारा क्वालिटेटिव डिफेक्ट है। इसी तरीके से ये हमारी कैसी डिजीज होती है? ये हमारी ऑटोजोमल रेसेसिव होती है ना। कैसी होती है? ऑटोजोमल रेसेसिव होती है। तो यहाँ पे हमारा डबल एस आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखेंगे सिकल सेल डिसीज कैसी होती है? हमारी रेसेसिव होती है, ऑटोजोमल रेसेसिव, है ना। उसके बाद हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि हमारे पेशेंट को सिकल सेल डिजीज है। तो हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई? यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है किसमें? एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट है बीटा चेन में। एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट है कहाँ पे? एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट इन बीटा चेन्स, है ना। तो हमारी यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट है किसके अंदर? बीटा चेन्स के अंदर। तो हमारा क्या होता है? बीटा 6 पोजीशन पे ग्लूटामेट अपने घर चला गया। ठीक है, ग्लूटामेट गोज घर। ठीक है, ग्लूटामेट अपने घर चला गया और उसकी जगह क्या आ जाता है? वेलिन कम्स इन। तो हमने याद रखा कि हमारी एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट होती है किसमें? बीटा चेन में। तो हमारा बीटा 6 पोजीशन पे ग्लूटामेट हमारा घर चला गया और उसकी जगह पे हमारा क्या आ जाता है? वेलिन आ जाता है। ठीक है, तो वेलिन हमारा आ गया। ठीक है, तो हमारा ये डिफेक्ट है इसमें। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे क्योंकि हमारी ऑटोजोमल रेसेसिव कंडीशन है तो हमारी यहाँ पे ट्रेट भी प्रेजेंट होगी और डिजीज भी प्रेजेंट होगी। तो कैसे लिखेंगे? हेटेरोजाइगस ट्रेट और हमारा हो गया होमोजाइगस डिजीज, है ना। होमोजाइगस, यहाँ पे हमारी डिजीज प्रेजेंट होगी, है ना। तो हमारी ट्रेट भी प्रेजेंट होगी और हमारी डिजीज भी प्रेजेंट होगी, है ना। तो हमारा सबसे पहले हम देखते हैं हमारे नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितने डॉक्यूमेंटेड होते हैं। तो हमारा हो गया HbA, इसको क्या बोलते हैं? अडल्ट हीमोग्लोबिन, है ना। उसके बाद होता है HbF, क्या बोलते हैं? फीटल हीमोग्लोबिन। उसके बाद हो गया हमारा HbA2, है ना। और उसके बाद हो गया हमारा HbS। तो हमारा हो गया ये सिकल सेल वाला, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे भी सेम लिखेंगे अडल्ट हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन, HbA2 और जो हमारा यहाँ पे सिकल सेल में हमारा प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो अब हमारा होता क्या है? जब हमारे पेशेंट को ट्रेट प्रेजेंट होती है ना, तो ट्रेट प्रेजेंट होती है तो हमारा क्या होता है कि हमारा यहाँ पे हमारे पेशेंट को हीमोग्लोबिन एस प्रेजेंट है। ठीक है, बट हमारे पेशेंट को हीमोग्लोबिन अडल्ट भी प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे चारों यहाँ पे प्रेजेंट है ना, 4 प्रेजेंट। तो हमारा अडल्ट हीमोग्लोबिन, इस अडल्ट हीमोग्लोबिन के कारण हमारे पेशेंट को क्या होता है? इस अडल्ट हीमोग्लोबिन का हमारा प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। ठीक है, कैसा इफेक्ट होता है? प्रोटेक्टिव इफेक्ट। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन एस है ये अपनी मैनिफेस्टेशंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा अडल्ट हीमोग्लोबिन बचा लेता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे डिजीज में क्या होता है। यहाँ पे हमारा HbS प्रेजेंट है, ठीक है, और HbA हमारा यहाँ पे एब्सेंट होता है। तो अब हमारे पेशेंट को यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे? मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट था, जब HbA है ही नहीं है तो प्रोटेक्टिव इफेक्ट हमारा खत्म हो जाएगा। तो HbS में हमारा क्या होगा? अब हमारे यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस आने चालू हो जाते हैं ना। तो हमारे पेशेंट में यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलेंगे, है ना। अब हमारे एक दो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ट्रेट में हमारे पेशेंट को कब मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलती है। ट्रेट में हमारे पेशेंट को मैनिफेस्टेशंस कब देखने को मिलती है? अपीयर। ठीक है, तो अगर कोई भी कंडीशन जिसमें हमारा हाइपोक्सिया होता है ना, तो हमारे जो ट्रेट में हीमोग्लोबिन, अडल्ट हीमोग्लोबिन हमारा डिक्रीज कर जाएगा और जो सिकल सेल वाला आरबीसी है ना, ये हमारा इंक्रीज कर जाएगा। तो हीमोग्लोबिन एस हमारा इंक्रीज कर जाएगा। तो हीमोग्लोबिन एस पोलीमराइजेशन इंक्रीजेज, है ना। तो HbS पोलीमराइजेशन हमारी इंक्रीज कर जाती है। HbS पोलीमराइजेशन हमारी इंक्रीज कर जाती है ना। तो HbS पोलीमराइजेशन हमारी इंक्रीज कर जाती है किसके कारण? हाइपोक्सिया के कारण। जैसे कि हम देखेंगे किस किस में देखने को मिलता है। जैसे कि हो गया हमारा डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो गया। और उसके बाद हमारे पेशेंट को जैसे कि निमोनिया हो गया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं जैसे कि हमारे पेशेंट में ट्रेट में मैनिफेस्टेशंस ला सकती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमारी। और हमारे पेशेंट में हमने देखा होमोजाइगस डिजीज वाले में हमारे पेशेंट में जो अडल्ट हीमोग्लोबिन होता है वो हमारा एब्सेंट होता है। तो प्रोटेक्टिव इफेक्ट हमारे पेशेंट में खत्म हो जाता है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि
हमारे पेशेंट में क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं ना, क्लिनिकल फीचर्स, तो हमारे यहाँ पे सबसे मेन फीचर क्या होता है, बोन पेन। क्या होता है हमारे पेशेंट को, बोन पेन होता है ना। तो बोन पेन जब हमारे पेशेंट को होता है तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो वो क्वेश्चन लिखते हैं क्या है, इन सिकलिंग क्राइसिस, इन सिकलिंग क्राइसिस हमारे पेशेंट को बोन पेन होता है ड्यू टू, तो ये देखेंगे इन सिकलिंग क्राइसिस हमारे पेशेंट को बोन पेन क्यों होता है, तो बोन पेन हमारे पेशेंट को क्यों होता है, इन्फाक्शन के कारण, है ना, क्योंकि हमारे क्या बन जाते हैं, इन्फाक्ट हो जाता है, तो इसको बोला जाता है हमारा बोन इन्फाक्शन, है ना, क्या बोला जाएगा, बोन इन्फाक्शन। ठीक है, तो हमारे बोन इन्फाक्शन बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सिकलिंग क्राइसिस में हमारे पेशेंट को बोन पेन होता है, क्यों होता है, क्योंकि बोन में इन्फेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बोन पेन के साथ हमारे पेशेंट में यहाँ क्या क्या देखने को मिलता है, स्मॉल बोन्स में हमारा क्या देखने को मिलेगा, एक सिंड्रोम देखने को मिलेगा, तो एस यहाँ पे लिखा हमने। ठीक है, एस से हमारा कौन सा सिंड्रोम देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं हैंड फुट सिंड्रोम, है ना, क्या बोलते हैं, हैंड फुट सिंड्रोम, है ना, ये हमारा स्मॉल बोन्स को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, जैसे कि हमारी हैंड्स की हो गई। उसके बाद यहाँ पे हमारे पेशेंट में देखने को मिलता है ए वेस्कुलर नेक्रोसिस, है ना, ए वेस्कुलर नेक्रोसिस, ये हमारा रहने वाला है लार्ज बोन्स के लिए, है ना, किसके लिए, लार्ज बोन्स के लिए। ठीक है, तो ये हमारा लार्ज बोन्स के लिए रहने वाला है। उसके बाद हमारे यहाँ पे बोन्स में और क्या मैनिफेस्टेशन देखने को मिलती है, हमारा देखने को मिलता है बोन विद इन अ बोन अपीयरेंस, बोन विद इन अ बोन अपीयरेंस। ठीक है, अभी हम देखेंगे ये सारी चीजें नीचे। ठीक है, बोन विद इन अ बोन अपीयरेंस, और हमारा क्या देखने को मिलता है, क्रू कट अपीयरेंस देखने को मिलती है ना, क्रू कट अपीयरेंस और हेयर ऑन एंड अपीयरेंस, है ना, कैसी होती है, हेयर ऑन एंड अपीयरेंस, तो ये सब हमारा देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेते हैं, एक हमारा क्या आता है, फिश शेप वर्टिब्रा, है ना, फिश, तो हमारा लिखा होता है फिश शेप वर्टिब्रा, क्या लिखा होता है, फिश शेप वर्टिब्रा, और बोला जाता है एच शेप्ड वर्टिब्रा। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारा कितनी सारी बोन्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इसमें। तो हमारे पेशेंट को सिकलिंग क्राइसिस में बोन पेन होता है, क्यों, क्योंकि हमारे पेशेंट को बोन इन्फेक्शन है। उसके बाद हमारे यहाँ पे स्मॉल जॉइंट्स के लिए हमारा क्या देखने को मिलता है, स्मॉल बोन्स के लिए हैंड फुट सिंड्रोम देखने को मिलता है। उसके बाद लार्ज बोन्स के लिए हमारा ए वेस्कुलर नेक्रोसिस प्रेजेंट होता है। उसके बाद हेड में हमारी क्या प्रेजेंटेशन होती है, हेयर ऑन एंड अपीयरेंस और क्रू कट अपीयरेंस, है ना, ये दोनों चीज देखने को मिलती है। और उसके बाद हमारी देखने को मिलती है फिश शेप वर्टिब्रा और एच शेप वर्टिब्रा, है ना, ये दोनों चीज हमारी देखने को मिलती है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कैसा आरबीसी प्रेजेंट है, इसको बोला जाता है सिकल्ड आरबीसी, है ना, यहाँ पे हमारी कैसी आरबीसी प्रेजेंट है, सिकल्ड आरबीसी प्रेजेंट है ना, सिकल्ड आरबीसी। अब ये जो हमारी सिकल्ड आरबीसी होती है, ये हमारी सबसे पहले तो कैसी होती है, स्टिफ होती है ना, कैसी होती है, स्टिफ होती है। तो सबसे पहले याद रखेंगे सिकल्ड आरबीसी, तो एस से हमारा सिकल्ड आरबीसी और एस से हमारी स्टिफ होती है। अब आरबीसी में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बट यहाँ पे हमारी कैसी हो गई है, स्टिफ हो गई आरबीसी। तो जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो डिक्रीज है, तो हमारी स्टिफ आरबीसी है। तो इसके कारण क्या होगा, जब ये स्टिफ आरबीसीज हमारी कहाँ पे जाएंगी, जब ये हमारी जाएगी स्प्लीन में, है ना, तो स्प्लीन के मैक्रोफेजिस इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, है ना, तो स्प्लीन के मैक्रोफेजिस इसे हमारे डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसके कारण हमारे पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस, है ना, क्या देखने को मिलता है, एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस। ठीक है, एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस देखने को मिलता है। तो हमारा ये देखा कि हमने जो आरबीसीज होते हैं हमारे यहाँ पे कैसे हैं, स्टिफ है, स्टिफ आरबीसीज हमारे स्प्लीन में फंस जाएंगे और हमारे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो इसको बोला जाता है हमारा एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस। अब यही आरबीसी हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे स्टिकी भी होते हैं, कैसे होते हैं, स्टिकी आरबीसीज। तो हमने देखा एस से स्टिफ और एस से हमारी होगी स्टिकी आरबीसीज, है ना। तो ये जो स्टिकी आरबीसीज होती है हमारी कैसी दिखती है, जैसे हाफ मून दिखता है ना, ऐसी दिखती है ये हमारी, तो इसको बोला जाता है हमारी सिकल्ड आरबीसी, है ना। पेरिफेरल स्मीयर की इमेज भी देखेंगे हम नीचे, जब इसका डायग्नोसिस देखेंगे तो इस टाइप की होती है हमारी। ठीक है, इसको बोला जाता है सिकल सेल आरबीसी, ये हमारी कैसी होती है, स्टिकी होती है। और जब ये हमारी स्टिकी आरबीसी जब हमारी किसी भी ब्लड वेसल से पास होती है ना, तो ये हमारी क्या करेगी, ये हमारी स्टिक कर जाएगी ईच अदर, दीज स्टिकी आरबीसीज, ये हमारी स्टिक कर जाएगी ईच अदर एट ब्रांचिंग पॉइंट ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्रांचिंग पॉइंट ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स। ठीक है,
तो हमारी क्या होंगी, ये हमारी चिपक जाएंगी आपस में, और जो हमारी छोटी ब्लड वेसल्स होती है उसमें जाके चिपक भी जाएंगी और वहीं पे फंस भी जाएंगी। ठीक है, तो इसके कारण हमारे पेशेंट को क्या देखने को मिलते हैं, वेस्कुलर ओक्लूजन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके कारण हमारे पेशेंट को क्या हो जाएगा, वेस्कुलर ओक्लूजन्स हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे वेस्कुलर ओक्लूजन्स बने हैं ना, वेस्कुलर ओक्लूजन्स के कारण ही हमारे पेशेंट को सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये वेस्कुलर ओक्लूजन्स हमारे किसी भी ऑर्गन में बन सकते हैं। तो अब देखेंगे कि अगर ये जो वेस्कुलर ओक्लूजन होते हैं हमारे जिस भी ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम करते हैं जहां भी जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे स्प्लीन। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे स्प्लीन का इन्वॉल्वमेंट। तो हमने देखा कि जो हमारी आरबीसी है वो कैसी है, स्टिफ है। स्टिफ आरबीसी है तो हमारी क्या करेंगी, वो हमारी अटक जाती है स्प्लीन में। तो सबसे पहले हमारे स्प्लीन में क्या देखने को मिलता है, स्प्लीनोमेगैली देखने को मिलती है ना। सबसे पहली मैनिफेस्टेशन होती है हमारी स्प्लीनोमेगैली। उसके बाद यहाँ पे हमारी एक डेंजरस चीज देखने को मिलती है स्प्लीन में, क्या बोला जाता है, हमारा मोस्ट डेंजरस थिंग होती है हमारी, मोस्ट डेंजरस थिंग क्या होती है, सीक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस है ना। क्या होता है ये, सीक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस, मतलब जो हमारा ब्लड आया है स्प्लीन के पास है ना, स्प्लीन उसको होल्ड करके बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सीक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस, पूलिंग ऑफ ब्लड इन द स्प्लीन, पूलिंग ऑफ ब्लड इन स्प्लीन। तो इसके कारण हमारे पेशेंट को क्या हो सकता है, हाइपोवोलीमिया हो सकता है, हाइपोवोलीमिया। तो हमारे पेशेंट में मोर्टेलिटी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं ना, मोर्टेलिटी चांसेस हमारे इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, तो मोर्टेलिटी के चांसेस हमारे इंक्रीज कर जाते हैं। उसके बाद तीसरी चीज क्या होती है, पहले तो हमारी स्प्लीनोमेगैली होगी, स्प्लीन का साइज बढ़ गया है ना। उसके बाद हमारा सीक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस हुआ, बहुत सारा ब्लड आया, वो अपने आप लेके बैठ गया उसको। ठीक है, तो उसकी वजह से बॉडी में हाइपोवोलीमिया हो जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज हमारी यहाँ पे क्या होती है, ये जो स्प्लीन इतना सूजा हुआ था बाद में हमारा क्या हो जाता है, इसमें फाइब्रोसिस हो जाता है ना। तो इसका साइज हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसको बोला जाएगा हमारा ओटो, तो हमारा साइज भी कम हो जाएगा और हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ओटोस्प्लेनेक्टमी हो जाती है ना। क्या हो जाती है, ओटोस्प्लेनेक्टमी, ओटोस्प्लेनेक्टमी। तो हमारा जो स्प्लीन है उसकी सप्लाई चली जाएगी, ओटोस्प्लेनेक्टमी। और ये हमारी कैसी होती है, पेनफुल होती है। तो हमने देखा स्प्लीन में हमारी तीन चीजें देखी, स्प्लीनोमेगैली, सीक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस और हमारा देखने को मिलेगा ओटोस्प्लेनेक्टमी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे हार्ट में हमारा क्या इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो हार्ट में हमारा क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम है ना। क्या देखने को मिलता है, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। जब हमारी सिकल्ड आरबीसी ये स्टिक कर जाएंगी एक दूसरे से है ना, तो हमारे क्या करेंगी, चेस्ट पेन करेंगी है ना, तो एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। उसके बाद हमारे पेशेंट में अगर ये आरबीसीज हमारी लंग्स में क्या करेंगी है ना, तो लंग्स में हमारी क्या करती है ये आरबीसीज, लंग्स में भी हमारी क्या करेगी, डिस्पनिया करेगी है ना। क्या करती है, डिस्पनिया करेगी। और क्या कर सकती है हमारे पेशेंट में, और हमारे पेशेंट में रहने वाला है पेन इन द चेस्ट है ना, पेन इन द चेस्ट। तो हमारा डिस्पनिया हो गया, पेन इन द चेस्ट हो गया, और हमारा क्या कर सकती है, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, पीएच लिख देता हूँ ना, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। इसके लिए वो क्या लिखता है, लाउड P2 लिखता है, और क्या होता है, अर्ली डायस्टोलिक मर्मर है ना। क्या होता है, अर्ली डायस्टोलिक मर्मर। तो ये चीज़ें हमारी देखने को मिलती है। तो हार्ट में हमारा हो गया एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, किसके कारण, इश्कीमिया के कारण होता है ना। यहाँ पे हमारा हो गया डिस्पनिया और पेन इन द चेस्ट। ठीक है, लाउड P2 और अर्ली डायस्टोलिक मर्मर, ये सब हमारा देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे किडनीज में क्या देखने को मिलता है, तो किडनीज में हमारे यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, किडनीज में हमारे यहाँ पे पेपिलरी नेक्रोसिस देखने को मिलती है ना। क्या देखने को मिलती है, पेपिलरी नेक्रोसिस। इस पेपिलरी नेक्रोसिस के कारण हमारे पेशेंट को क्या होगा, आइसोस्थेनूरिया है ना। क्या होता है, आइसोस्थेनूरिया। आइसोस्थेनूरिया क्या होता है बताओ, आइसोस्थेनूरिया ये हमारी इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट और डाइल्यूट द यूरिन है ना, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट और डाइल्यूट द यूरिन है ना, डाइल्यूट द यूरिन। तो ना तो कंसंट्रेट हो पाता है ना डाइल्यूट हो पाता है। ठीक है, तो इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट और डाइल्यूट द यूरिन, तो ये हमारा देखने को मिलता है किडनी में। ठीक है, उसके बाद हमने लंग्स में देखा डिस्पनिया, पेन इन द चेस्ट और पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। हार्ट में हमने देखा एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। ठीक है, उसके बाद हमने ये तीन चीजें पढ़ी स्प्लीन के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पेशेंट को यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारे पेशेंट को यहाँ पे स्टोन्स बन सकते हैं। ठीक है, कैसे, गोल्ड स्टोन्स, जैसे कि कैसे होते हैं हमारे ब्लैक कलर वाले बनते हैं ना, गोल्ड स्टोन्स कैसे होंगे, ब्लैक कलर के होंगे। ठीक है, ब्लैक
कलर के होते हैं। उसके बाद हमारे पेशेंट को यहाँ पे ब्रेन में क्या मैनिफेस्टेशन देखने को मिल सकती है, ब्रेन में हमारे पेशेंट को क्या देखने को मिल सकता है, तो हमने पढ़ा ऊपर क्या देखने को मिलेगा, क्रू कट अपीयरेंस, और हमारा क्या होता है, हेयर ऑन एंड अपीयरेंस, है ना, हेयर ऑन एंड अपीयरेंस। तो हमारा क्या होता है कि जब हमारी ये दोनों लाइंस बोली जाती है, क्रू कट अपीयरेंस और हेयर ऑन एंड अपीयरेंस, या इसका एक्सरे होता है, अभी एक्सरे देखेंगे इसका, ऐसे दिखता है ना, जैसे सर पे बाल आए हुए हैं, तो इसको बोलेंगे क्रू कट अपीयरेंस, है ना। ये होती है हमारी क्रू कट अपीयरेंस और हेयर ऑन एंड अपीयरेंस। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारी ये इमेज आती है तो इसका पहला आंसर होता है थैलेसीमिया, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमने थैलेसीमिया में भी पढ़ी है। बट अगर हमारी इनमें से कोई मैनिफेस्टेशन दी हुई है और क्रू कट अपीयरेंस और हेयर ऑन एंड अपीयरेंस दिया हुआ है, तो हमारा सिकल सेल भी हमें कंसीडर करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पेशेंट को यहाँ पे क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, कौन से वाला, एक्यूट, है ना, एक्यूट स्ट्रोक हो सकता है, तो बोलेंगे एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक, ठीक है, एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है हमारे पेशेंट को। तो हमने देखा क्रू कट अपीयरेंस, हेयर ऑन एंड अपीयरेंस और इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है, एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है। उसके बाद हमारे पेशेंट के यहाँ पे क्या देखने मिलते हैं, नॉन हीलिंग अल्सर देखने को मिलते हैं, कहाँ पे, मीडियल मेल्यूलस पे। तो नॉन हीलिंग अल्सर, नॉन हीलिंग अल्सर्स ऑन मीडियल मेल्यूलस, है ना, मीडियल मेल्यूलस में हमारे क्या देखने को मिलते हैं, नॉन हीलिंग अल्सर हमारे देखने को मिलते हैं मीडियल मेल्यूलस पे, ठीक है। तो हमने देखा क्रू कट अपीयरेंस, हेयर ऑन एंड अपीयरेंस, गोल स्टोन हो सकते हैं हमारे पेशेंट को। उसके बाद हमारे पेशेंट में यहाँ क्या देखने को मिलता है, ए प्लास्टिक क्राइसिस, क्या देखने को मिलता है, ए प्लास्टिक क्राइसिस देखने को मिलता है, कौन से ऑर्गेनिज्म के साथ होता है, ह्यूमन पार्वोवायरस B19, है ना, ह्यूमन पार्वोवायरस B19, ये होता है हमारा। अब एक बार हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा हैंड एंड फुट सिंड्रोम है ना, ये हमारा ऐसा दिखता है, ये हो गया हमारा हैंड एंड फुट सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे हमारे पेशेंट में कैसी होती है, फिश शेप वर्टिब्रा, है ना, और कैसी बोली जाती है, एच शेप वर्टिब्रा। तो हमारी इस तरीके से देखने को मिलेगी, ये होती है हमारी, इस टाइप से बनती है, ठीक है, ये होती है हमारी शेप से, तो ये होती है हमारी फिश शेप वर्टिब्रा, है ना, और बोला जाता है एच शेप वर्टिब्रा। तो ये हमारी देखने को मिलती है कहाँ पे, सिकल सेल एनीमिया में, ठीक है। तो हमने ये देखा। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पेशेंट को क्या हो सकता है, यहाँ पे सीक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस हमने पढ़ लिया, ए प्लास्टिक क्राइसिस हमने पढ़ लिया, नॉन हीलिंग अल्सर हो सकते हैं मीडियल मेल्यूलस पे, और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पेशेंट का डायग्नोसिस कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं डायग्नोसिस, है ना, डायग्नोसिस में हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पेशेंट में सबसे पहले तो हीमोग्लोबिन डिक्रीज होता है ना, हीमोग्लोबिन हमारा डिक्रीज होता है। उसके बाद जब हम पेशेंट का पेरिफेरल स्मीयर करेंगे तो पेरिफेरल स्मीयर में हमारी क्या देखने को मिलती है, सिक्कल सेल, सिक्कल आरबीसी देखने को मिलती है ना, कैसी देखने को मिलती है, सिक्कल आरबीसी, कैसी होती है, ऐसी होती है ना, ये रही हमारी सिक्कल आरबीसी, तो इसको बोला जाता है हमारा सिक्कल आरबीसी। उसके बाद हमारे यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या देखने को मिलती है, गामा गैंडी बॉडीज, है ना, क्या देखने को मिलता है, गामा गैंडी बॉडीज, ठीक है। तीसरी चीज हमारी यहाँ पे देखने को मिलती है टारगेट सेल्स, है ना, क्या होती है टारगेट सेल्स, ये हमारी ऐसी सेल्स होती है जिसमें हमारा पिंक डॉट प्रेजेंट होता है बीच में ना, डिफेक्टिव आरबीसी जिसमें हमारा पिंक डॉट प्रेजेंट होता है। जो हमारी नॉर्मल आरबीसी होती है उसमें हमारा क्या होता है, सेंट्रल पैलर वाइट होता है, बट टारगेट सेल हमारी क्या होती है, डिफेक्टिव आरबीसी होती है ना, डिफेक्टिव आरबीसी विथ पिंक डॉट, है ना, विथ पिंक डॉट। अब हमने टारगेट सेल्स हमने कहाँ कहाँ पे पढ़ी है, हमने पढ़ी है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, और हमने कहाँ पे पढ़ी है, थैलेसीमिया में पढ़ी है ना। तो ऐसे याद रखेंगे, जैसे कि पूछ लिया टारगेट सेल हमारी कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती है और एक्सेप्ट, है ना, तो तीन तो कोजेज हमें पता है, थैलेसीमिया में देखने को मिलती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, और हमारा किस में देखने को मिलती है, सिकल सेल में, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद हमारी यहाँ पे और क्या देखने को मिल सकती है, यहाँ पे हमारी देखने को मिल सकती है दो टाइप की सेल जिसको बोलेंगे हाइंस बॉडी, है ना, हाइंस बॉडीज देखने को मिल सकती है, और हमारी यहाँ पे क्या देखने को मिल सकती है, बाइट सेल्स देखने को मिल सकती है ना, बाइट सेल्स कैसी होती है, ऐसी दिखेगी जैसे बाइट किया हुआ है ना, जैसे कि एप्पल में बाइट किया हुआ है, तो ऐसी होती है बाइट सेल, और ये होती है हमारी हाइंस बॉडी, है ना, ये होती है हमारी हाइंस बॉडी, ठीक है, ये होती है हमारी हाइंस बॉडी। तो हमने देखा ये हमारी है सिक्कल आरबीसी, ये हमारी है टारगेट सेल, ठीक है, ये हमारी है हाइंस बॉडी, और ये हमारी है बाइट सेल, ठीक है। तो पेरिफेरल स्मीयर में हमारी ये फाइंडिंग्स देखने को मिलेगी, ठीक है। हीमोग्लोबिन हमारे पेशेंट में डिक्रीज कर जाएगा, और
उसके बाद हमारा जो रेटिक काउंट होता है, रेटिक काउंट हमारे पेशेंट में कैसा होता है, इंक्रीज कर जाता है ना। तो रेटिक काउंट हमारे पेशेंट में इंक्रीज कर जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे पेशेंट में स्क्रीनिंग टेस्ट हमारा क्या होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सिकल सेल, है ना। सिकल सेल डिसीज के लिए हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, तो हम यहाँ पे पेशेंट का सैंपल लेते हैं, उसको हम डालेंगे स्लाइड पे, ठीक है। जब हम यहाँ पे पेशेंट के सैंपल को स्लाइड पे रखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या ऐड करते हैं, 2% मेटाबाइसल्फाइड, मेटाबाइसल्फाइड, है ना। 2% हम यहाँ पे मेटाबाइसल्फाइड ऐड कर दें। इसके बाद हमारा क्या होगा, इसके बाद जो हमारी आरबीसी है, तो हमारी यहाँ पे आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है, तो हमारी सिकल सेल आरबीसी देखने को मिलेंगी। क्यों, क्योंकि हमने देखा था ऊपर कि जब अगर हमारे पेशेंट को ट्रेट प्रेजेंट है ना, ट्रेट के पेशेंट में अगर हमारी हाइपोक्सिया हो जाएगा, तो हाइपोक्सिया के कारण हमारा क्या होगा, जो आरबीसी की शेप होंगी वो हमारी चेंज हो जाती है, तो सिकल सेल हो जाती है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में हम क्या करते हैं, पेशेंट का स्मीयर बनाएंगे, तो उसमें 2% हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेटाबाइसल्फाइड ऐड कर देंगे, जिसके बाद हमारी यहाँ पे देखने को मिलती है सिकल आरबीसी, है ना। कैसी होती है, हाफ मून के जैसी दिखती है ना, हाफ मून के जैसी। तो ये होगी हमारी सिकल आरबीसी। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर सिकल सेल एनीमिया। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारा क्या होता है सिकल सेल एनीमिया के लिए, ये हमारा होता है HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अगर ये हमारा चॉइसेस में नहीं है तो हम क्या लगा सकते हैं, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। तो हमारा आंसर रहेगा हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, बट मेनली हमारा पहला आंसर होता है HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, है ना। उसके बाद जब हम यहाँ पे एक्सरे कराते हैं तो हमारा हैंड्स में क्या देखने को मिलेगा, तो हमारा हैंड्स में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हैंड एंड फुट सिंड्रोम पढ़ा है हमने, है ना। हैंड एंड फुट सिंड्रोम, हैंड एंड फुट सिंड्रोम ये हमारा स्मॉल बोन्स के लिए होता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे एवेस्कुलर नेक्रोसिस देखने को मिल सकता है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस, जैसे कि हमारी जो फीमर होती है, फीमर के वहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि एवेस्कुलर नेक्रोसिस हम यहाँ पे पढ़ते हैं लार्ज बोन्स के लिए। तो लार्ज बोन्स जैसे कि हमारी फीमर होगी तो फीमर के हेड पे हमारा देखने को मिल सकता है। तो इस बच्चे को हमारी चलने में भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि एवेस्कुलर नेक्रोसिस प्रेजेंट है ना, तो लॉन्ग बोन्स के लिए है ये। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे क्रू कट अपीयरेंस, क्रू कट अपीयरेंस, और हमने क्या देखा था, हेयर ऑन एंड अपीयरेंस, है ना, हेयर ऑन एंड अपीयरेंस, ठीक है। और हमारी क्या देखने को मिलती है, एच शेप वर्टिब्रा, जो कि हमने ऊपर देखी थी अभी, एच शेप वर्टिब्रा, और क्या बोला जाता है, फिश शेप वर्टिब्रा, है ना, फिश शेप वर्टिब्रा। तो ये हमारी बोली जाती है फिश शेप वर्टिब्रा, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे हम इस पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहला हमने क्लिनिकल फीचर क्या पढ़ा था, इस पेशेंट को हमारा क्या होता है, बोन पेन होता है ना, तो बोन पेन है हमारे पेशेंट को, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा बोन पेन का इलाज किया जाता है। तो हमारा पेशेंट को क्या है, बोन पेन है, तो बोन पेन के लिए हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, इंट्रावेनस एनाल्जेसिया दे सकते हैं, और घर के लिए दे सकते हैं जैसे कि मोरफिन हो गया, नालब्यूफिन दे सकते हैं, है ना, नालब्यूफिन दे सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पेशेंट के जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो हमारे कब आते हैं, आफ्टर 6 मंथ। तो हमारा जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसका हमारा प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक दवाई पढ़ेंगे जो कि हमारी फीटल हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करती है, ड्रग विच इंक्रीजेस फीटल हीमोग्लोबिन, है ना, फीटल हीमोग्लोबिन। तो हमारी कौन सी ऐसी दवाई होती है जो कि हमारी फीटल हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करती है, ये हमारी कौन सी होती है, हाइड्रोक्सी यूरिया, है ना, कौन सी होती है, हाइड्रोक्सी यूरिया। अब हम यहाँ पे एक दवाई पढ़ेंगे जो कि हमारी क्या करती है, हीमोग्लोबिन एस पोलिमराइजेशन को डिक्रीज करती है, ड्रग विच डिक्रीजेस हीमोग्लोबिन एस पोलिमराइजेशन। तो हमारी दवाई का नाम बताओ जो कि हमारी डिक्रीज करती है हीमोग्लोबिन एस की पोलिमराइजेशन, कौन सी होती है, वोक्सीलेटर, है ना, कौन सी होती है, वोक्सीलेटर होती है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पेशेंट में क्या हो गई है, ओटोस्प्लेनेक्टमी हो गई है ना, स्प्लीन की सप्लाई चली गई है। तो स्प्लीन हमारा क्या करता है, कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म से हमारा बचाव देता है, ठीक है। तो कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म से अब हमारे इन्फेक्शंस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारी ओटोस्प्लेनेक्टमी हो गई है। तो जो हमारा स्प्लीन का प्रोटेक्टिव इफेक्ट है वो खत्म हो गया, तो हमारे पेशेंट को यहाँ पे वैक्सीन लगानी पड़ती है। तो वैक्सीन हमारी कौन कौन सी लगाई जाती है, न्यूमोकोकल वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन, मेनिंजोकोकल वैक्सीन,
और हमारी लगाई जाती है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, है ना, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। तो ये वैक्सीन हमारी लगानी पड़ेगी क्योंकि हमारा स्प्लीन क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म से। बट हमारी ओटोस्प्लेनेक्टमी हो गई है तो हमारे पेशेंट को हमारे इन्फेक्शन इंक्रीज हो सकते हैं। तो हम न्यूमोकोकल वैक्सीन लगा देंगे पहले ही, मेनिंजोकोकल वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था लंग्स में हमारा क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। तो ड्रग ऑफ चॉइस हमारा क्या होता है पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के लिए, एम्ब्रीसेंटन, है ना, एम्ब्रीसेंटन। और क्या हो सकता है हमारा, हो सकता है बोसीसेंटन, है ना, बोसेंटन। तो एम्ब्रीसेंटन और बोसेंटन ये हमारे पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के लिए दिए जाते हैं। तो हमारी यही है, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इसका। क्वालिटेटिव डिफेक्ट होता है, डबल एस याद रखेंगे, रेसेसिव होता है। प्रॉब्लम हमारी होती है बीटा 6 चेन में, तो ग्लूटामेट अपने घर चला गया, वैलिन आ जाता है। हेट्रोजाइगस में हमारे पेशेंट को ट्रेट प्रेजेंट होती है क्योंकि हमारे पेशेंट में क्या होता है, अडल्ट हीमोग्लोबिन का प्रोटेक्ट डिफेक्ट होता है। होमोजाइगस में हमारी डिजीज प्रेजेंट होगी क्योंकि हमारा अडल्ट हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। उसके बाद हमारे पेशेंट का यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं कि हमारा मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है डेथ का इन पेशेंट में। ये हमने लिखा है ऊपर, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ इन दिस पेशेंट। तो मोस्ट कॉमन कोज हमने डेथ का लिखा है इस पेशेंट में, क्या होता है हमारा, यहाँ लिख देता हूँ। तो याद रखेंगे डेथ का हमारा मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, सेप्टिसीमिया, है ना, क्या होता है, सेप्टिसीमिया। तो हमारे पेशेंट को क्या हो सकता है, न्यूमोकोकल सेप्सिस हो सकता है और न्यूमोकोकल निमोनिया, न्यूमोकोकल सेप्सिस और न्यूमोकोकल निमोनिया हो सकता है ना, न्यूमोकोकल निमोनिया हो सकता है। तो ये हमारा लीडिंग कोज होता है डेथ का इन दिस पेशेंट, निमोनिया, है ना। तो ये हो गया हमारा न्यूमोकोकल निमोनिया। तो डेथ हमारे पेशेंट में हो सकती है सेप्टिसीमिया की वजह से। तो यहाँ पे भी हम ऐसे याद रखेंगे, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रेट में हमारे पेशेंट में ट्रिगर कौन कौन से फैक्टर करते हैं जो हमारे हाइपोक्सिया कर दे, जैसे कि हमारा डिहाइड्रेशन हो गया और न्यूमोनिया हो गया। क्लिनिकल फीचर में बोन पेन हमारा जरूरी है, वो याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी यहाँ पे सिकल्ड आरबीसीज होती है जो कि स्टिफ होती है और स्टिकी होती है, ये चीज याद रखेंगे। वेस्कुलर ओक्लूजन बनेंगे, वेस्कुलर ओक्लूजन की वजह से हमारी सारे ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। स्प्लीन में हमारी 3 चीजें पड़ी हैं, लंग्स में हमारा डिस्पनी और पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, हार्ट में हमारा एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, उसके बाद किडनी में हमारी पेपिलरी नेक्रोसिस रहने वाली है, ठीक है। और ब्रेन में हमारा क्रू कट अपीयरेंस और हेयर ऑन एंड अपीयरेंस। और जो हमारे गोल्ड स्टोन्स होते हैं यहाँ पे कैसे कलर के होते हैं, ये हमारे ब्लैक इन कलर के होते हैं, ठीक है। तो हमने ये सब पढ़ा है इस डिजीज के लिए। और यहाँ पे हमारे ये याद रखेंगे, सिकल आरबीसीज होती है, गामा गैंडीबॉडीज होती है, टारगेट आरबीसीज देखने को मिल सकती है, हाइंस बॉडी और बाइट सेल देखने को मिल सकती है। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए हम यहाँ पे 2% मेटाबाइसल्फाइड टेस्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारा HPLC होता है। और ट्रीटमेंट में हमारी 2 दवाइयों के नाम याद रखेंगे, हाइड्रोक्सी यूरिया और वॉक्सीलेटर, ठीक है। तो हमारे डिस्कशन है सिकल सेल एनीमिया के लिए। आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू।